गाइस इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, उस बारे में हम जानने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो गाइस 1931 में जो साइंटिस्ट थे पॉलिंग, उन पॉलिंग ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया उसको समझने के लिए हम देखते हैं कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ए और बी में आपस में बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बना हुआ है और आपस में बॉन्ड पेयर है। तो मान लीजिए बी की इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ए के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ मोर एज कंपेयर टू ए। यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है इट इज़ tendency of an element, a tendency of the atom to attract, tendency of the atom to attract electrons, to attract electrons of the bond pair towards itself। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड पेयर के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर्ड नहीं होता, अनइक्वली शेयर्ड होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मान लीजिए बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो मेजर हिस्सा है वो बी की तरफ खिसक गया है, शिफ्ट हो गया है, जिस कारण बी पे पार्शियल नेगेटिव है और ए पे पार्शियल पॉजिटिव है। यानी इस प्रोसेस के होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से पोलर करेक्टर आता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर कौन सा करेक्टर आता है? आयनिक करेक्टर आता है। नेक्स्ट अगली बात ये है कि ये जो यूनिट होती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इसको नॉर्मल तरीक़ों से मेजरमेंट इसका नहीं किया जा सकता। इट इज़ यूनिटलेस एंड इट इज़ डायमेंशनलेस एज वेल। इट इज़ यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, ठीक है ना। ना तो इसका कोई यूनिट होता है, ना ही कोई इसका डायमेंशन होता है। उसके अलावा तो ये मेजरेबल क्वांटिटी तो नहीं है, पर देर आर सर्टेन स्केल्स जिनकी हेल्प से इसको मेज़र करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो वो स्केल्स कौन कौन से हैं? तो वो स्केल किन किन साइंटिस्ट ने डेवलप किए? एक स्केल डेवलप किया पॉलिंग स्केल, पॉलिंग ने। नेक्स्ट जो डेवलप किया वो डेवलप किया मोलिकन ने। एंड नेक्स्ट स्केल जो डेवलप किया वो डेवलप किया ऑलरेड ने। अब ये जो तीनों स्केल हैं, इनमें सबसे रेनाउंड जो होता है वो स्केल होता है पॉलिंग का। तो अब कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर की वो डिपेंड करती है। जैसे कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होती है, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो बाद में इस पॉइंट को आप दोबारा से रिविजिट करें जब आप हाइब्रिडाइजेशन सीख लेंगे। तो मान लीजिए कार्बन एटम है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन अभी sp3 है, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं इसमें परसेंटेज s जो है, s का परसेंटेज कितना है? 25% है, दैट इज़ 25%। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू आती है वो आती है 2.5। अगर कार्बन में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज, और उसके इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल इंक्रीज और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.75, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 बात कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, तब एस कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब एस कैरेक्टर कितना होएगा? 50% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने एस ऑर्बिटल हैं उतने ही पी ऑर्बिटल यहाँ पे देख सकते हैं अपन एक तरह से, है ना, तो उतने इन्वॉल्व हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.25, ठीक है। तो मोर द एस कैरेक्टर ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो ऐसे केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली हेल्ड और इस कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगी न्यूक्लियस से, ठीक है। इसी कारण अगर देखा जाए तो फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल में इट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है? पॉलिंग स्केल के हिसाब से द वैल्यू इज़ 4,
ठीक है। सेकंड पॉइंट इज डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। रीज़न आप जानते ही हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अब उतने टाइटली हेल्ड नहीं होंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उतना फील नहीं होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो सीजियम जो होता है, सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है इट इज़ द लोवेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, और इसमें द वैल्यू इज़ 0.7। ठीक है। इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है फ्रेंशियम, उसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है। तो सीजियम हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस का जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है उसको क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, एसिडिक ऑक्साइड के बारे में, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। ओके गाइज। सो गाइज सबसे पहली बात तो ये है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो 2 एक्सट्रीम्स पे मैक्सिमम होती है, यानी लेफ्ट साइड में जो पीरियोडिक टेबल जहाँ पे एल्कली मेटल्स है वहाँ पे रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। एक तो रिएक्टिविटी इज मैक्सिमम है 2 एक्सट्रीम साइड्स, एल्कली मेटल्स की बात करते हैं। दूसरी जो एक्सट्रीम राइट की बात करें, नोबल गैसेस को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी तो आप जानते ही कम होती है, हेलोजन्स, इन दोनों की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे रेडिली कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रेडिली कंबाइन करते हैं, दे रेडिली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, तो जो सोडियम मेटल है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Na2O बनाएगा। अब ऑक्साइड जो होते हैं ब्रॉडली वो 4 तरह के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी होता है, बेसिक ऑक्साइड भी होता है, एम्फोटेरिक भी होता है, उसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, एक्वा सोल्यूशन में जब इस ऑक्साइड को लिया जाएगा, पानी के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बेस क्रिएट हो जाएगा, इट विल फॉर्म बेस ऑन द रिएक्शन विद वाटर। और अगर हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl2O7, ये ऑक्साइड कहलाएगा एसिडिक ऑक्साइड, जैसे ये कहलाया बेसिक ऑक्साइड, ये होगा एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे Cl2O7 के साथ जब पानी की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, HClO4 विल बी फॉर्म्ड, यानी एसिड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है। अब उसके बाद एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसा होता है विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है। अब चलिए इसके कुछ ऑर्डर देखते हैं और एक न्यूट्रल के बारे में और बात करते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है ना तो वो एसिड से रिएक्शन करता है ना ही वो बेस से रिएक्शन करता है, और पानी से जब उसको पास करते हैं तो वो न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें हम, तो लिथियम का जो ऑक्साइड होता है ये ऑब्वियसली क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में आ रहा है, और जो राइट साइड में आ रहे हैं ये जो CO2 N2O5 दे आर एक्चुअली एसिडिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे हो ये रिएक्शन करके एसिड फॉर्म करेंगे, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो सकता है। और ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है बीच में जो रहते हैं ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एग्जैक्टली कौन सा एम्फोटेरिक होगा ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे Na2O की बात करें, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ MgO, तो Na2O MgO जो होता है इस केस में ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है। और इनका बेसिक करेक्टर भी Na2O का जो होता है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू MgO। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं बेसिक करेक्टर की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा, और अगर एसिडिक करेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे जितना हम राइट में जाते जाएंगे उतना इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। यानी देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह के सिंबल से। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच में वो डिटरमाइन करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, आप ज़रूर नोट कर लेना, ये जो वैल्यू है डेल्टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये जितनी ज़्यादा यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, और इन केसेस में वो मिनिमम होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम ये सब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे Al2O3 जो होता है गर्ल्स एंड बॉयज़, ये होता है एम्फोटेरिक। उसके बाद अगर हम बात करें P2O5 के बाद अगर हम बात करें
SO3, उसके बाद हम अगर बात करें Cl2O7, तो इन सब में एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, वो कम होता जाएगा। अगर वो कम होता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो गाइस, अगला इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको इन ऑक्साइड्स की लिस्ट ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो ये लिस्ट आप ज़रूर ध्यान रखें। एक और ऑक्साइड जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो रखना है AS2O3 एंड CONO और N2O जो होते हैं दे आर एक्चुअली न्यूट्रल ऑक्साइड, और ये लिस्ट NCERT में दी हुई है, तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके गाइज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। आइए देखते हैं हाइड्रेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई आइसोलेटेड गैसियस आयन है, ये आइसोलेटेड गैसियस आयन है और उसको हम हाइड्रेटेड कर रहे हैं, यानी उसके अंदर पानी के अंदर उसको डाल रहे हैं, ठीक है। पानी के अंदर डालने के बाद पानी के मॉलिक्यूल्स जो है उसको घेर लेंगे, ठीक है, यानी उसका हाइड्रेशन हो जाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका सिंबल आएगा नेगेटिव, यानी द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, एंड इसको बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे कि आप सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे Na+ है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उनमें डाइपोल होता है, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो माइनस है और ये जो प्लस है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली पानी के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 4 दिखाए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी डिक्रीज़ होगी। एनर्जी डिक्रीज़ होगी यानी एनर्जी रिलीज़ होने के बाद ही एनर्जी डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज़ होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। अगला पॉइंट ये कैटायन की बजाय एनायन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये जो प्रोसेस है हाइड्रेशन का, ये प्रोसेस एनायन के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास दोनों तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे नेगेटिव अगर इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस और वाटर के प्लस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, हाइड्रेशन होगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला टर्म जो रहता है वो रहता है यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। अब ये हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल है जैसे, या मान लीजिए कोई भी कैटायन है या कोई भी एनायन है, उसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, तो जैसे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स के आसपास हैं, तो बेसिकली इस तरह से एक सर्कुलर यानी ये पूरा स्फेरिकल टाइप का सिस्टम बन जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जब तक जो एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इमोबाइल है, मतलब उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब वो फ्री हो जाएंगे, व्हेन दे आर फ्री, उस पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब तक वो इमोबाइल है यानी मूवमेंट नहीं कर सकते प्रॉपर, वो अट्रैक्टेड इस पर्टिकुलर आयन के साथ ही कनेक्टेड है, तो वो जो होते हैं, वो जो रेडियाई होता है यानी उस आउटर मोस्ट पॉइंट से लेके न्यूक्लियाई तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन नंबर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन नंबर। तो देखिए जैसे Na+ जो एक पर्टिकुलर आयन है, इससे जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे हाइड्रेशन के टाइम में, मान लीजिए जैसे हाइड्रेशन हो गया और यहाँ पे नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6, तो ये उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन नंबर हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज हाइड्रेटेड रेडियाई का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। जैसे कि अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो हाइड्रेटेड रेडियाई है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो ऐसे केस में इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, यानी लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। एंड द रीज़न इज़, इसका रीज़न ये होता है कि डिपेंड्स ऑन द चार्ज पर यूनिट एरिया, ये निर्भर करता है कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज पर यूनिट एरिया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब लिथियम का साइज़ आप जानते हैं, लिथियम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। अब इतने छोटे साइज़ पे
इतने छोटे साइज़ पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसी की जगह अगर पोटेशियम है या सीजियम है तो सीजियम का साइज़ जो होगा वो बहुत ग्रैंड होगा और उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो उस केस में अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उस केस में हाइड्रेशन भी रिलेटिवली लेस इफेक्टिव होगा। ठीक है गाइस, तो डाउन द ग्रुप आपने देखा कि भाई हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, उसका ऑर्डर आपने देख लिया, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इनमें भी बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो किसकी होगी, F नेगेटिव की होगी। अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का जो रेडियाई है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म आती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, दैट इज़ नोन एज आयनिक मोबिलिटी। उसको बोला जाता है आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है भाई, सॉल्यूशन के अंदर कोई आयन कितना फ्रीली मूव कर सकता है, कोई सॉल्यूशन के अंदर आयन कितना मोबाइल है, मोबाइल का मतलब है मूवमेंट है, यानी कितना इजीली मूव कर सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, वो उसकी मोबिलिटी होती है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर पानी में वो काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा, जैसे लिथियम है, लिथियम का साइज़ छोटा सा है, चुन्नों सा है लिथियम, तो हाइड्रेशन उसका बहुत इफेक्टिव होगा और पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको घेर के बैठे रहेंगे और उसका हाइड्रेटेड रेडियस जितना ग्रैंड होता जाएगा, यानी लिथियम छोटा है लेकिन ओवरऑल पानी के मॉलिक्यूल्स उसके जो आसपास है वो मिला के वो सीजियम से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। यानी आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा दैट इज रिवर्स ऑफ दैट ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई, मतलब वो ऑर्डर यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर कुछ ऐसा आ जाएगा और यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।